जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम लाइब्रेरियन भर्ती का जो वैकेंसी आने वाली है या दूसरे वैकेंसी जो आने वाली है, जैसे केवीएस, राजस्थान लाइब्रेरी, दिल्ली लाइब्रेरी या किसी भी लाइब्रेरी के लिए 25 क्वेश्चन का आपका सेट है और ये उसका चौथा सेट है। ठीक है ना, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछा है, नेवार्क निर्गम आगम पद्धति क्या है? ठीक है ना, वो कौन सी पत्ती है? तो देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम द्विपत्रक पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपत्रक पत्ती बोलते हैं। इसमें संभावना होती है कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें आगम और निगम दोनों परंपराएं शामिल होती है। ठीक है ना, आगम मतलब आने वाला और निगम मतलब देने वाला, मतलब किताब अब जमा करने वाला और फिर निकालने वाला, दोनों पत्ती इसमें शामिल होती है, इसलिए द्विपत्रक पत्ती कहा जाता है। ठीक है, RFID का प्रयोग किस पुस्तकालय कार्यों के लिए किया जाता है? देखिए, RFDI का फुल फॉर्म अगर देखें, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसको मुख्य रूप से निर्गम आगम पत्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, मतलब इसके प्रयोग से जो किताब ले जाते हैं उसके ट्रैकिंग करने, उसके प्रबंधन करने में आसानी होती है। ठीक है ना, इससे पुस्तकालय का क्या होता है, सुरक्षा एंट्री में जो हम नियंत्रित करते हैं, जो चेक इन मतलब किताब आप लेते हैं, जो किताब देते हैं, उसके संचालन में क्या होता है, मदद होता है। पत्रिका प्रबंधन के त्रिपत्रक पत्ती किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ठीक है ना, तो देखिए, ये पत्रिका प्रबंधन की जो तीन पत्ती है वो SR रंगनाथन जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिन्हें भारतीय पुस्तकालय का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और वो पत्ती क्या है, देखिए, सबसे पहले रजिस्टर कार्ड, त्रिपत्रक पत्ती में चेक कार्ड और वर्गीकृत सूचकांक कार्ड, ये तीन आते हैं। रजिस्टर कार्ड में क्या होता है, यह कार्ड पत्रिका के प्रत्येक अंक के प्राप्त होने पर भरा जाता है और इसमें पत्रिका का शीर्षक, अंक प्राप्त तिथि आदि जानकारी होती है। ठीक है, चेक कार्ड में होता है, यह कार्ड प्रत्येक पत्रिका के लिए अलग से बनाया जाता है, इसमें पत्रिका के नियमित रूप से प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी होती है। यदि कोई अंक नहीं मिलता है तो इस कार्ड पर चिन्हित किया जाता है। तीसरा है वर्गीकृत सूचकांक कार्ड, यह कार्ड पत्रिका के लेखों को विभिन्न विषयों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो त्रिपत्रक कार्ड में क्या होता है, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और वर्गीकृत सूचकांक कार्ड। ठीक है, चलिए अगला में चलते हैं। भंडारण सत्यापन का सबसे सटीक और वास्तविक विधि मानी जाती है, कौन सी विधि को मानी जाती है? तो देखिए, भंडारण को क्या मानते हैं, फलक सूची बाय सेल्फ लिस्ट को सबसे सटीक माना जाता है। ठीक है ना, क्या है, फलक सूची के द्वारा। और ये है क्या, देखिए, भंडारण सत्यापन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक की मात्रा और वास्तविक स्टॉक का मेल खाता हो। जो हम एंट्री करते हैं और जो हमारे पास अवेलेबल, दोनों का मैच होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें प्रमुख विधि क्या है, गिनती, वस्तुओं की गिनती वास्तविक स्टॉक के साथ निर्धारित होनी चाहिए। माप, वस्तुओं को माप कर, जैसे लंबाई, चौड़ाई आदि, उनकी मात्रा भी निर्धारित होनी चाहिए। और तौल, वस्तुओं को तौल कर उसकी मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। मतलब ये तीन तरीके के प्रयोग से हम फलक सूची निश्चित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैसे रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के सेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, उसको हम बोलते हैं सेल्फ सी लिस्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिस्ट। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये होता क्या है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की भौतिक स्थिति को ट्रैक करता है, मतलब फिजिकली रूप से ये उसमें अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, जिल्दबंदी, जो हम जिल्द लगाते हैं, एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। इसकी 8 प्रक्रियाएं हैं, जो इस प्रकार एकत्रीकरण, सिलाई, आवरण, जोड़ना, अंतपृष्ठ, शीर्ष पट्टी, कोरे रंगना, खोखली पीठ और एक आपका होता है परिष्करण। अंतिम क्या होता है? परिष्करण। ठीक है, पुस्तकालय जिल्द के प्रकार होते हैं। पुस्तकालय के जिल्द के कौन कौन प्रकार होते हैं? चर्म जिल्द, मतलब जानवर के चमड़े को से बनाया जाता है। ठीक है, कठोर जिल्द, जो मोटी परत वाले कागजों से बनाया जाता है। वस्त्र जिल्द, जो कपड़े से उसका बनाया जाता है, आवरण बनाया जाता है। मतलब उपरोक्त क्या होता है, सभी, मतलब सभी प्रकार के जिल्द होते हैं। ठीक है ना, ये उपरोक्त सभी क्या है, जिल्द के प्रकार हैं।
मोरक्को जल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है। मोरक्को जल्दसाजी में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखो मोरक्को जल्दसाजी में हम बकरी के चमड़े का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं? बकरी के चमड़े का प्रयोग करते हैं। जल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है। किसको माना जाता है? ठीक है ना, सबसे उपयुक्त की अगर बात करें तो सबसे उपयुक्त माना जाता है किसका? भेड़ का चमड़ा। किसका माना जाता है? भेड़ का चमड़ा। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत है। ठीक है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय के देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय में जो उसको पैसा कलेक्शन होता है, एक तो होता है पुस्तकालय कर से, जो भी व्यक्ति पढ़ने आते हैं वो टैक्स देते हैं, मतलब उसका फी देते हैं। उससे सरकार अनुदान देती है पुस्तकालयों के रहन सहन के लिए, ठीक है ना, उसकी व्यवस्था के लिए। एक है RRRLF, मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसको याद रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भारत का द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। यह प्रत्येक लाइब्रेरी को, ज़्यादातर लाइब्रेरी को उस अनुदान देती है, फर्नीचर के लिए, किताब आदि के लिए उसे अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, देखिए ऐतिहासिक बजट होता क्या है कि बजट वैसे बजट जो ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधार पर बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब विशेष रूप से उसके रख रखाव, सेवा आदेशों के ऐतिहासिक वास्तविक जो डाटा होता है उस पर होता है, तो उसको मद आधारित बजट भी बोलते हैं, उसको बढ़ोतरी आधारित बजट भी बोलते हैं, उसको रैखिक बजट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग के विकास का श्रेय किसको जाता है? ठीक है ना, शून्य आधारित बजट। देखिए इसके विकास का श्रेय जाता है पीटर फायर को। ठीक है ना, ये कब? 1970 के दशक में इनको इजाद किया था। ठीक है ना, शून्य आधारित बजट क्या है ना, कि बजट प्रति के लिए आवश्यक है, मतलब सभी खर्चे, मतलब जो भी हम नया बजट बनाते हैं, आमतौर पर प्रत्येक बजट को जो सुनिश्चित किया जाता है उसको वही मान लिया जाता है। ठीक है ना, उसमें कोई भी माइनस नहीं किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शून्य बजट बोलते हैं। ठीक है ना, शून्य आधारित बजट बोलते हैं। किस वर्ष पर्ट प्रबंधन तकनीक का विकास हुआ? ठीक है ना, अब पर्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछता है। पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। याद रखिएगा, पर्ल इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये तकनीक विकास किया गया था, कब किया गया था? 1958 ईस्वी में। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा विकास किया गया था? चार्ल्स ई क्लार्क के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स ई क्लार्क के द्वारा विकास किया गया था। और कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के नौसेना के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें इस टेक्निक को, इसको मूल रूप से CPM के नाम से भी जाना जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है ना, देखिए पुस्तक चयन के सिद्धांत डाउरी के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था, मेलविल डेनवे के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था, मैककॉलिन के द्वारा भी प्रस्तुत किया है। सबकी अपनी अपनी है, तो क्या होता है? उपरोक्त सभी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, डॉरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? देखिए डॉरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है टू प्रोवाइड अ राइट बुक टू राइट रीडर एट राइट टाइम, मतलब कि सही किताब सही पाठक और सही समय पर मिलना चाहिए। इसको डॉरी का हम इस पुस्तक का चयन का प्रतिपादन किया था डॉरी। ठीक है, और ये कब किए थे? ये प्रतिपादन उन्होंने किए थे 1930 ईस्वी में। ठीक है ना, 1930 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। मैककॉलिन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो मैककॉलिन द्वारा पुस्तक सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, है ना। डिमांड मीन सप्लाई, मतलब जितना हमें मांग है उतना ही उसको देना है जी, समझिए। मैककॉलिन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकों का चयन का सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पुस्तकों का चयन उपयोगकर्ताओं के मांगों पर आधारित होना चाहिए, न कि उपलब्धता के आधार पर, मतलब जितनी मांग हो उतना ही उपलब्ध होनी चाहिए।
इसका प्रतिपादन उन्होंने कब किया था? 1925 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। इसका मूल विचार यह है कि पुस्तकें अपने आप कुछ भी नहीं है जब तक कि वे उपयोग में ना आए। जब तक हम किताब का उपयोग नहीं करते उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके अनुसार पुस्तक चयन जितना अधिक मांग से जुड़ा होगा, परिणामी और संभावित सेवा उतनी ही बेहतर होगी, ठीक है। मैकॉलिन ने आपूर्ति को पठन सामग्री की उपलब्धता के रूप में प्रसारित किया तथा मांग को उपयोगकर्ता के सूचनात्मक आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित किया, ठीक है ना। ये है उनका मैकॉलिन का पुस्तक चयन का सिद्धांत, ठीक है। मैकॉलिन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस पर प्रतिपादित किया, ये हम लोग पढ़े कब है? 1925 ईस्वी में। मेलविन डेवे द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। मेलविन डेवे के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन का इसका सिद्धांत ये है कि द बेस्ट रीडर फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, मतलब कि सबसे अच्छी किताब बहुत बड़ी मात्रा में और सबसे कम दाम पर उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे अच्छी किताब सबसे अधिक मात्रा में और सबसे कम दाम में उपलब्ध होनी चाहिए, ये था मेलविन डेवे का सिद्धांत, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये मेलविन डेवे के प्रतिपादित पुस्तक का सिद्धांत क्या? सबसे कम खर्च पर सबसे बड़ी संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पुस्तकालय को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर अधिकतम पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चयन करना चाहिए। डेवी ने इस सिद्धांत के मुख्य जोर इस बात पर है कि पुस्तकालयों को अपनी सीमित धनराशि का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को उसकी जरूरत की जानकारी मिल सके, ठीक है। मतलब आसानी से और कम खर्च में उपलब्धता हो जानी चाहिए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। तो देखिए एस.आर. रंगनाथन का जो विभाजित किया है वो 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। अब 3 भागों में कौन सा है पहले देखिएगा। देखिए एस.आर. प्रबंधन के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पुस्तकालय के लॉ के बारे में चले तो उनका 5 लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये 3 प्रबंध क्या है? विचार विमान मतलब आइडिया प्लान, मतलब यह विमान प्रबंधन के सैद्धांतिक पहलुओं से संबंधित है, जैसे कि योजना बनाना, नीतियां निर्धारित करना, लक्ष्यों को परिभाषित करना। तो ये होता है विचार विमान मतलब आइडिया प्लान। दूसरा है संकेतन विमान नोटेशनल प्लान, मतलब यह विचार विमान विचारों को वास्तविक क्रियाओं में बदलने से संबंधित है। इसमें प्रक्रिया, विधियां, प्रणालियां का विकास शामिल है। तीसरा है कार्यान्वयन विमान मतलब वर्किंग प्लान, यह विमान वास्तविक कार्यों को उस करने से संबंधित है, जैसे कि कर्मचारियों को काम सौंपना, गतिविधियों का समन्वय करना, परिणामों का मूल्यांकन करना। मतलब 3 तरीके का यह प्रबंधन है, आइडिया प्लान, नोटेशनल प्लान और वर्किंग प्लान, ठीक है। प्रबंधन का एक्स एवं वाई सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई का विकास किसने किया था, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो विकास किया था उनका नाम था डगलस मैकग्रेगर। क्या था? डगलस मैकग्रेगर, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते थे। ये एक सामाजिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। 1960 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक में सिद्धांत एक्स और वाई प्रस्तुत किए, ठीक है ना। अब ये है क्या? सिद्धांत एक्स क्या कह रहा है कि यह मानता है कि कर्मचारी काम करना नहीं चाहते हैं, उन्हें कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है और वे केवल पैसों के लिए काम करते हैं। एक सिद्धांत हुआ। दूसरा सिद्धांत, यह सिद्धांत मानता है कि कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और उन्हें कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड का विकास का श्रेय किनको जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका विकास जाता है ड्यूपॉइंट कंपनी को, ठीक है ना। ये 1950 ईस्वी में इसका विकास किया गया था। यह एक तरह का प्रोजेक्ट बेस्ड तकनीक है, ठीक है ना, जो पुस्तकालय में प्रयोग होता है। सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय के किन कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। देखिए सेल्फ सूची का प्रयोग किया जाता है स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। किसके? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, है ना। अब स्टॉक वेरिफिकेशन जैसे पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन जिसको बोलते हैं, पुस्तकालय का अभिलेखों के आधार पर पुस्तकालय संग्रह में सभी वस्तुओं के भौतिक रूप से जांच करने की प्रक्रिया है
ताकि किसी भी गुम गलत स्थान पर रखे गए तथा क्षतिग्रस्त वस्तुओं की पहचान की जा सके। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं। इससे पुस्तकालय के सूची की सटीकता सुनिश्चित होती है और यह एक सुव्यवस्थित और अद्यतन संग्रह बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन, है ना। सही पद पर सही व्यक्ति का चयन, पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लान, क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम भर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भर्ती बोलते हैं। ठीक है, वर्गीकरण की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है ना। तो देखिए, वर्गीकरण की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, क्लासिस से हुई है। किससे हुई है, क्लासिस से हुई है। ठीक है, वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए वर्गीकरण के पिता की अगर बात हम करें तो उसको वो वास्तविक रूप से बोला जाता है कार्ल लिनियस को। क्या बोला जाता है, कार्ल लिनियस को। ठीक है ना, 18वीं शताब्दी में इन्होंने वर्गीकरण का दिया था। इसको मॉडर्न वर्ल्ड का वर्गीकरण का पिता माना जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया है कि अरस्तु, तो अरस्तु होगा। अरस्तु जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जिसको बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी का आविष्कार इन्होंने किया था, मतलब विकास इन्होंने किया था। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता क्या बोलते हैं, अरस्तु। अब कार्ल लिनियस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वर्गीकरण के पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। 1707 से लेकर 1778 तक ये क्या थे, स्वीडिश प्राकृतिकवादी थे। ठीक है, नेचुरल लोग थे। उन्होंने जीवों की व्यवस्था करने, नामकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जीवों के वर्गीकरण के लिए एक द्विपद नामकरण प्रणाली विकसित की, जिसे आज भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। उनकी प्रमुख रचना में सिस्टेमा नेचर, स्पेसीज प्लांटरम शामिल है, जिसमें उन्होंने जीवों के वर्गीकरण करने और नामकरण करने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उनकी प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण और नामकरण में एक रूपता लाने में मदद की, जिससे वैज्ञानिक समुदाय को जीवों के अध्ययन और समझ में आसानी हो। ठीक है, तो वर्गीकरण के मॉडर्न आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसको बोला जाता है, कार्ल लिनियस को। और वर्गीकरण के पिता किनको बोला जाता है, अरस्तु को। ये 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व में, है ना, ईसा पूर्व में वर्गीकरण का विकास किया था। ठीक है, जिसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट क्विज 4 था। आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।